नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे इस प्लैनेट की, हमारी धरती की असली कीमत क्या है? आज हम प्रकृति की इसी बैलेंस शीट में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे और उन छिपे हुए खजानों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से हमारी जिंदगी चलती है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम बड़े बड़े नंबर्स और आंकड़ों में उलझें, एक पल के लिए बस सोचिए। ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये पानी जो हम पीते हैं, या वो जंगल जो हमें एक सुकून देते हैं, क्या इन अनमोल चीज़ों की कोई आर्थिक कीमत हो भी सकती है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आंकड़ा होश उड़ाने वाला है। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि प्रकृति हमें हर साल कम से कम 125 ट्रिलियन डॉलर की सेवाएं देती है। ये पूरी दुनिया की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? ये सब हमें मुफ्त में मिलता है। शायद इसीलिए हम इसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर सच्चाई तो यही है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारा पूरा वजूद इसी पर टिका है। तो सवाल यह है कि आखिर ये खरबों डॉलर का मूल्य आता कहां से है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। ये वो अनगिनत तोहफे हैं जो प्रकृति हमें बिना कोई बिल भेजे देती रहती है। इसको ऐसे समझिए, इकोसिस्टम सर्विसेज एक तरह से प्रकृति की वो अनदेखी फोर्स है जो बैकग्राउंड में लगातार काम कर रही है। यही वो प्रोसेस हैं जो हमारे प्लैनेट को रहने लायक बनाते हैं, हमें खाना, साफ हवा और पीने का पानी जैसी सबसे जरूरी चीजें मुहैया कराते हैं। अब देखिए, प्रकृति की इन सेवाओं को हम मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है प्रोविजनिंग सर्विसेज, मतलब वो चीजें जो हमें सीधे सीधे मिलती हैं, जैसे खाना, पानी, कच्चा माल। दूसरी है रेगुलेटिंग सर्विसेज, जो हमारे प्लैनेट के सिस्टम को बैलेंस में रखती हैं, जैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करना, हवा पानी साफ करना। और आखिर में है कल्चरल सर्विसेज, जो हमारी रूह को सुकून देती हैं, जैसे प्रकृति के बीच जाके घूमना फिरना या उससे एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस करना। तो ये सारी सेवाएं काम कैसे करती हैं? चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इकोसिस्टम की ये जटिल मशीनरी, यानी जीवन का ये इंजन, आखिर चलता कैसे है। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम की बुनियाद होती है फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला। ये प्रकृति का सबसे बेसिक नियम है। एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है, या आसान भाषा में कहें तो कौन किसको खाता है। ये स्लाइड एक क्लासिक फूड चेन को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। सबसे पहले एनर्जी सूरज से घास में आती है, जो कि एक प्रोड्यूसर है। फिर एक टिड्डा, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, उस घास को खाता है। उसके बाद एक मेंढक उस टिड्डे को खाता है, और आखिर में एक सांप उस मेंढक को खाकर इस चेन को आगे बढ़ाता है। ये एनर्जी का एक सीधा वन वे फ्लो है। लेकिन असलियत में प्रकृति इतनी सीधी और सरल नहीं होती। असलियत एक फूड वेब, यानी खाद्य जाल की तरह होती है। ये कई सारी फूड चेन्स का एक उलझा हुआ नेटवर्क है। ज्यादातर जानवरों के पास खाने के कई ऑप्शन होते हैं, और वो खुद भी कई शिकारियों का शिकार बनते हैं। और यही जटिलता इकोसिस्टम को इतना मजबूत और स्थिर बनाती है। तो अब हम इन सिस्टम्स की कीमत और इनके काम करने का तरीका तो समझ गए हैं, लेकिन अब हमें एक कड़वी सच्चाई का भी सामना करना होगा। हमारा प्लैनेट इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव में है। शुरुआत करते हैं वायु प्रदूषण से। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हमारी हवा में जहर घोल रहा है। इससे न सिर्फ सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, बल्कि एसिड रेन जैसी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं, जो हमारे जंगलों और झीलों को तबाह कर रही हैं। पानी के नीचे भी हालात कुछ ठीक नहीं हैं। फैक्ट्रियों का कचरा और खेतों के केमिकल्स हमारी नदियों और समंदरों में पहुंच रहे हैं। ये पानी में रहने वाले जीवों का दम घोट रहे हैं और हमारे पीने के पानी को भी खतरनाक बना रहे हैं। और हम उस जमीन को भी नहीं छोड़ रहे जो हमारा पेट भरती है। गलत तरीके से कचरा फेंकना और कीटनाशकों का बेतहाशा इस्तेमाल हमारी मिट्टी की जान ले रहा है, उसे बंजर बना रहा है, जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी सीधे सीधे खतरे में पड़ रही है। और इन सभी खतरों का मिला-जुला असर बहुत ही विनाशकारी है। बायोडाइवर्सिटी का खत्म होना, जानवरों के घर उजड़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। इन सब की वजह से हम जीवन की उस विविधता को खो रहे हैं जो हमारे प्लैनेट को इतना खास बनाती है और हमारे इकोसिस्टम को चलाती है। हाँ, ये तस्वीर थोड़ी निराशाजनक लग सकती है, लेकिन उम्मीद की किरण अब भी बाकी है। तो अब हम सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। हम इस नुकसान की भरपाई कैसे कर सकते हैं और अपने प्लैनेट को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, कंजर्वेशन के यानी संरक्षण के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन, जिसका मतलब है प्रजातियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में, यानी उनके घर में ही बचाना,
जैसे कि नेशनल पार्क बनाना। दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसमें प्रजातियों को उनके प्राकृतिक घर के बाहर जैसे जू या सीड बैंक में सुरक्षित रखा जाता है ताकि वो विलुप्त होने से बच जाएं। लेकिन संरक्षण की सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं है। भारत का मशहूर चिपको आंदोलन इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। जब स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया, तो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जमीनी स्तर पर बिना हिंसा के किया गया एक आंदोलन कितना ताकतवर हो सकता है। ये आज भी दुनिया भर के एक्टिविस्ट्स को प्रेरणा देता है। और हम में से हर कोई एक बदलाव ला सकता है। 3R के इस आसान से सिद्धांत को अपनाकर रिड्यूस यानी खपत कम करना, रीयूज यानी चीजों को बार बार इस्तेमाल करना, और रिसाइकिल यानी कचरे से नई चीजें बनाना, हम सब मिलकर अपने प्लैनेट पर पड़ने वाले बोझ को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आखिर में ये सब आकर एक बहुत ही गहरे नैतिक सवाल पर रुक जाता है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं? जो प्लैनेट उन्हें विरासत में मिलेगा, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने कामों से देना होगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।